नमस्कार। चलिए आज बिहार के उस दौर में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और बिगड़ भी रहे थे। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उस पहचान की कहानी है जो आज भी बिहार की मिट्टी में जिंदा है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। ये वो 5 अहम दौर हैं जिन्होंने बिहार को उसका मध्यकालीन स्वरूप दिया, तुर्कों के आने से लेकर मुगलों के शासन तक। तो सबसे पहले बात उस वक्त की करते हैं जब बिहार एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। देखिए, मौर्य और गुप्त वंश का वो सुनहरा दौर तो अब बीत चुका था। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद हुआ क्या, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और वो मोड़ था तुर्की हमलावरों का आना। ये एक ऐसा दौर था जब ज्ञान के वो बड़े बड़े केंद्र, मतलब नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस पूरी तबाही का चेहरा था बख्तियार खिलजी। उसने सिर्फ शहर नहीं जीते, बल्कि ज्ञान के उन मंदिरों को भी खत्म कर दिया। पर देखिए, किस्मत का खेल। जिस शख्स ने इतनी तबाही मचाई, उसका अंत भी इसी जमीन पर, उसी के एक आदमी के हाथों हुआ। खिलजी के बाद बिहार की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम दिल्ली सल्तनत के दौर में आते हैं, जब बिहार एक बहुत जरूरी सीमावर्ती इलाका बन गया था, जहां सत्ता के लिए खींचतान लगातार चलती रहती थी। उस वक्त की राजनीति कितनी पेचीदा थी, ये यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान थे जो बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, और दूसरी तरफ मिथिला के कर्नाट जैसे स्थानीय राजा भी थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। माहौल बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर कोई अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चल रहा था। लेकिन फिर इसी बिहार की मिट्टी से एक ऐसा शेर उठता है जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की, सासाराम का वो सूरमा जिसने दिल्ली के तख्त को हिला कर रख दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये किसी तेज रफ्तार फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कुछ ही सालों के अंदर एक मामूली जागीरदार का बेटा हिंदुस्तान का शहंशाह बन बैठा। उसने हुमायूं को एक नहीं 2 बार हराया, दिल्ली पर कब्जा किया और पटना को फिर से बसाया। उसका उदय जितना तूफानी था, उसका अंत भी उतना ही अचानक हुआ। लेकिन शेर शाह की महानता सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी, उसके दिमाग में भी थी। उसने ऐसे ऐसे सुधार किए जिनकी छाप आज भी हमारे सिस्टम पर दिखती है। जमीन की नपाई से लेकर रुपए का चलन और एक मजबूत प्रशासन तक। सही मायनों में उसकी विरासत उसके सिर्फ 5 साल के शासन से कहीं ज्यादा लंबी साबित हुई। और सासाराम में बना ये शानदार मकबरा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उसकी दूर की सोच का सबूत है। सोचिए, उसने इसे अपने जीते जी बनवाया। शायद वो जानता था कि उसकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। शेर शाह के बाद सत्ता का पल्ला एक बार फिर मुगलों की तरफ झुक गया। अब बिहार की कहानी मुगल साम्राज्य के एक बहुत बड़े कैनवास का हिस्सा बनने वाली थी। एक ऐसा हिस्सा जिसे बड़े ध्यान से तराशा जाना था। और फिर आता है ये साल 1580। ये तारीख बहुत अहम है क्योंकि इसी साल शहंशाह अकबर ने बिहार को एक अलग सूबा यानी कि प्रांत का दर्जा दिया, और इसी के साथ बिहार आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। मुगल शासन के दौरान बिहार की कमान हमेशा बड़े और भरोसेमंद लोगों के हाथों में रही, चाहे वो आमेर के राजा मानसिंह हो या फिर शहजादे परवेज और राजकुमार अजीम। मुगल शहंशाह अपने सबसे काबिल लोगों को यहाँ भेजते थे, जो ये बताता है कि दिल्ली की नज़र में बिहार कितना अहम था। लेकिन सियासत के इस खेल के बीच बिहार की रूह भी बदल रही थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहाँ नई आस्थाएं जन्म ले रही थी और मुगल साम्राज्य की पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। और फिर आता है साल 1666। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि बिहार के इतिहास में एक नई सुबह का प्रतीक है। इसी साल पटना की इसी पावन धरती पर 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। इस एक घटना ने बिहार के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। पटना अब सिर्फ एक सूबे की राजधानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन गया जो दुनिया भर में सिखों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। देखिए, बिहार और सिख धर्म का ये रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। पहले गुरु नानक देव जी के चरण यहाँ पड़े, 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ से गुजरे, और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो यहीं जन्म लिया। आज पटना साहिब का तख्त
श्री हरमंदिर जी इसी अटूट रिश्ते की गवाही देता है। तो हमने देखा कि बिहार की कहानी किसी एक रंग से नहीं लिखी गई है। यहाँ विजेताओं की तलवारें भी चली हैं, विद्रोहियों की आवाजें भी उठी हैं और संतों के उपदेश भी गूंजे हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से किसकी विरासत आज भी बिहार की पहचान में सबसे गहरी है। इसका जवाब शायद इतिहास की इन्हीं परतों में कहीं छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना।